चंदा अपने 3 बेटे जतीन, रौनक और इंदर के साथ रहती है। तीनों भी एक ही कंपनी में काम किया करते हैं। एक रोज शाम के वक्त घर जाते समय जोरों की बारिश होने लगती है और तभी बाप रे, आज तो हमें ट्रेन की जगह कैब में ही घर जाना होगा। तूने एकदम सही कहा। मुंबई की लोकल ट्रेनों में बरसात के दौरान सफर करना यानी अपनी जान हथेली पर रखना। चलो फिर, मैं अभी कैब बुक करता हूँ। 1 मिनट रुको। अरे क्या हुआ अब? अरे जरा देख तो, इतना मस्त मौसम हो रखा है। तो क्यों ना हम आज वो गुज्जू भाई के पकवान खरीद कर घर ले जाए। क्या? हाँ यार, ये बिल्कुल सही कह रहा है। इस मौसम में गर्मा गर्म पकोड़े, जलेबी, फाफड़ा, समोसे और कचौरिया, हाँ 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 हाँ, ये सब खाकर कितना मस्त लगेगा। और साथ में वो गर्मा गर्म अदरक मसाले वाली चाय भी। बारिश और खाना, ये तो अलग लेवल का ही मेल है। अरे तुम दोनों ये क्या बोल रहे हो? टाइम देख रहे हो? इस वक्त गुज्जू भाई की दुकान पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी रहती है और हम अगर वहां जाएंगे तो यूं ही आधे घंटे तक खड़ा रहना पड़ेगा और तभी जाकर हमें वो सारे पकवान खरीदने का मौका मिलेगा। हाँ, तो उसमें क्या है? आज जब हमें ट्रेन से जाना ही नहीं है तो हम आराम से घर जा सकते हैं ना। हाँ, और इसीलिए मैंने सोचा कि हम गुज्जू भाई के पास जाकर वो सब पकवान ले लेते हैं। और वैसे भी माँ को तो गुज्जू भाई के पकवान बहुत पसंद है और वो जब ये सारा खाना देखेगी तब बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है फिर, चलो चलते हैं। फिर तीनों भाई उस शाम कैब से घर जाते हैं और सारे पकवान टेबल पर रखकर वो तीनों फ्रेश होने चले जाते हैं। और तभी उन सारे पकवानों की खुशबू उनकी माँ चंदा के कमरे तक पहुंच जाती है। हाय दैया, क्या खुशबू है! ये तो वो गुज्जू भाई के पकवानों की खुशबू लग रही है। अभी जाकर देखती हूँ। फिर चंदा झट से बाहर निकल आती है और उन सारे पकवानों को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वाह वाह वाह, मेरे तीनों बेटे मुझसे कितना प्यार करते हैं। इसीलिए तो इतनी बारिश के मौसम में भी अपनी माँ के लिए ये सारे पकवान लेकर आए हैं। चलो, अब मैं इन्हें खाने का शुभारंभ करती हूँ और इसी बारिश के मौसम में इसे खाने का मजा ही कुछ और है। फिर चंदा वो सारे पकवान एक साथ खा जाती है और जब उसके तीनों बेटे फ्रेश होकर बाहर हॉल में आते हैं तो सारे पकवानों को खत्म हुए देखकर उन तीनों के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या माँ, अब तो सारे पकवान सफाचाट कर गई। हाँ बेटा, और तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम तीनों को भी मेरी कितनी फिक्र है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आज तो इतने दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ पेट भर कर खाया है, वरना वो गंगू तो एकदम बेस्वाद खाना बनाती है। अरे आप ये कैसी बात कर रही हो माँ? गंगू दीदी तो कितना बढ़िया खाना बनाती है और आप उस खाने को बेस्वाद कह रही हो। हाँ माँ, अरे वो तो रोजाना कितने अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और उसके बावजूद भी आप ये कह रही हो कि इतने दिनों बाद अब जाकर आपने पेट भरकर खाना खाया है। फिर इतने दिनों तक आपने क्या खाया? हवा खाकर जिंदा थी क्या आप? और माँ, ये पकवान हमने केवल आपके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी लाए थे। अरे कितना मन था हमारा। पूरे 40 मिनट तक लाइन में खड़े रहकर हमने ये गुज्जू भाई के दुकान से लाए थे। और नहीं तो क्या, घर आते समय हमने क्या क्या सपने देखे थे कि मस्त फ्रेश होकर गर्मा गर्म पकोड़े खाऊंगा और उसके साथ मस्त अदरक वाली चाय पीऊंगा। लेकिन नहीं, आपने हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। हाँ माँ, ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये भगवान, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे माफ कर दो बच्चों। अरे मुझे तो ये लगा कि ये सब तुम तीनों ने मेरे लिए लाया है। जाने दो, मैं तुम तीनों के लिए अभी चाय और पकोड़े बना देती हूँ। लेकिन तुम निराश मत हो बेटा, रुक जाओ, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। अब रहने दो माँ। हाँ माँ, अब आपको इस तरह देखकर हमारा पेट भर चुका है। अरे बच्चों, आइंदा से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। अरे आप हमेशा यही करती हो माँ।
और बाद में फिर वही गलती दोहराती हो। देखिए माँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी पसंद के पकवान मत खाइए, लेकिन खाने की भी एक लिमिट होती है ना। और कुछ भी कहो, लेकिन आप बहुत चटोरी हो माँ। हाँ माँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। अरे इस उम्र में इतना तला भुना खाना अच्छा नहीं है। अरे चुप रहो तुम लोग, बच्चे हो तो बच्चे ही रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो, वरना तुम तीनों के गाल में लाल कर दूंगी। बड़े आए मुझे सिखाने वाले। अब जाओ, मैं तुम तीनों के लिए पकोड़े तो क्या, चाय तक नहीं बनाऊंगी। रहो भूखे, बहुत मुंह चलाने लगे हो तुम। इतना सुनाकर चंदा वहां से चली जाती है। उन तीनों के ऑफिस में उनकी गर्लफ्रेंड भी होती है। ऐसे ही एक रोज, अरे खाओ ना मृदुला बहन, शहर की सबसे अच्छी बेकरी से लाई है ये नान कटाई। क्या चंदा बहन, खाओ खाओ बोलकर आपने ही सारी नान कटाई खा ली। अब मैं क्या ये खाली प्लेट खा लूं क्या? आई दैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कुछ और लेकर आती हूँ आपके लिए। जी रहने दीजिए, मेरे खाने से पहले आप उसे भी खा जाओगे। और वैसे भी मुझे भूख नहीं है, इसलिए जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ वो कर लेती हूँ पहले। ये लीजिए, ये रही लड़कियों की तस्वीरें। अरे वाह, ये लड़कियां तो बहुत ही सुंदर है। हाँ चंदा बहन, आपके तीनों बेटों के लिए एकदम अच्छी पसंद है ये। इनमें से किसी भी लड़की को अपने बेटे के साथ जोड़कर देखिए, उन तीनों की जोड़ी एकदम अच्छी जचेगी। हाँ बहन, ये बात तो आपने एकदम सही कही। लेकिन मृदुला बहन, आप मुझे एक बात बताओ, ये सारी लड़कियां खाना बनाना तो जानती है ना? अरे आप ये कैसी बातें कर रही हो? इस जमाने की लड़कियां और खाना बनाना? अरे बहन जी, आजकल के जमाने में खाना बनाने वाली लड़कियां ढूंढना मतलब रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर हो गया है। देखिए, ये सारी लड़कियां कामकाजी और पढ़ी लिखी है, और ये गुलाबी गाउन वाली जो है ना, वो तो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। और अगर आपने इस लड़की के साथ रिश्ता कर लिया, तब तो आपके मजे ही मजे हैं। तगड़ा दहेज मिलेगा, तो इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए? अरे आग लगे उस दहेज को। और इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां लेकर मुझे क्या करना है? क्यों? और नहीं तो क्या, मुझे इन लड़कियों की पढ़ाई लिखाई, अमीरी और सुंदरता, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी भी लड़की को मेरे घर की बहू बनना है, तो उसे खाना बनाना आना बहुत जरूरी है। और जो लड़की खाना बनाना नहीं जानती, वो लड़की सपने में भी मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। अरे चंदा बहन जी, इतने बड़े बड़े सपने मत देखिए, क्योंकि ये सब तो पूरे होने से रहे। अरे इस जनरेशन की लड़कियां अगर ढंग की चाय भी बना ले, तो समझ लो कि सास के भाग खुल गए। अरे 90% लड़कियां तो गैस को ऑन करना भी नहीं जानती, और आप हो कि उनसे खाना बनवाना चाहती हो। वही तो, इसलिए मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ना जाने मुझे ऐसी बहुएं कहाँ पर मिलेगी जिन्हें खाना बनाना आता हो। चंदा और मृदुला की ये सारी बातें वो तीनों बेटे सुन लेते हैं, और वो तीनों भी अब बड़ी टेंशन में आ जाते हैं। ये माँ मृदुला आंटी से क्या कह रही थी? इन्हें तो खाना बनाने वाली बहू चाहिए। वही तो, अरे हम तीनों की गर्लफ्रेंड को तो ठीक से पानी तक उबालना नहीं आता, तो वो तीनों खाना क्या बनाएगी? अरे पानी उबालना तो क्या, उन्हें तो ठीक से गैस भी ऑन नहीं करना आता। और यहाँ हमारी माँ एक नंबर की चटोरी है। पता नहीं आगे सब कुछ कैसे होगा। फिर वो तीनों अपनी गर्लफ्रेंड को जाकर ये सारी बातें बताते हैं। लेकिन डिम्पल, अब जब माँ को ही एक शेफ बहू चाहिए, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? वो तो अपनी सहेली को साफ साफ कह रही थी कि उन्हें लड़की की किसी भी क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस एक ही बात से मतलब है कि उस लड़की को खाना बनाना आना चाहिए। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि अब तुमसे शादी करने के लिए मुझे खाना बनाना सीखना होगा? हाँ स्वीटहार्ट, अब हम क्या ही कर सकते हैं। रौनक और इंदर भैया भी अपनी गर्लफ्रेंड को जाकर यही सब कहने वाले हैं। ओह गॉड, देखो जतिन, अब तुम मुझे टेंशन मत दो।
अरे मेरा और खाना बनाने का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है और मुझे तो याद भी नहीं कि मैं लास्ट टाइम अपने घर की रसोई में कब गई थी। अब ये सब मत बोलो ना डिम्पल। देखो, अगर तुम्हें माँ का दिल जीतना है तो तुम्हें खाना बनाना सीखना ही होगा, वरना हम दोनों की शादी कभी नहीं होगी। हे भगवान। ठीक है जतिन, मैं सोचती हूँ इस बारे में। रौनक और इंदर की भी गर्लफ्रेंड ये सारी बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। वही दूसरी तरफ चटोरी चंदा दिन रात बस खाती ही रहती है और उनके घर पर खाना बनाने के लिए रोजाना एक नौकरानी गंगू आया करती है और चंदा उस गंगू को भी बहुत परेशान किया करती है। अरे ओ गंगू, सत्यानाश हो तेरा। अरे अब क्या हुआ मेम साहब, काय को इतना चिल्ला रही हो? ये क्या बनाया है तूने? छप्पन भोग? क्या? अरे पागल समझ के रखा है क्या तूने मुझे? अब आप ही येड़े लोगों की जैसे बातें करोगी तो मैं भी आपको येड़ाइच बनाएगी ना। अरे अंधे हो गई हो क्या आप मेम साहब? दिख रेला नहीं क्या आपको? ये दाल खिचड़ा बनाया है मैंने। दाल खिचड़ा? अरे ये भी कोई दाल खिचड़ा है क्या? अरे इसे खाकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तूने किसी मरीजों का खाना बनाया है क्या? हाँ। अरे इतनी फीकी दाल खिचड़ी कौन बनाता है? इसलिए अब मेरा भेजा फ्राई मत कर और जा इसे फिर से ठीक करके ला। अरे मेम साहब, अब इसमें क्या ठीक करूं मैं? अरे इसमें थोड़ी मिर्ची डाल और तड़का लगा और इसका स्वाद अच्छा कर, ना फीका ना तीखा, मीडियम स्वाद रखना इसका। अब जा। मेरा मुंह क्या देख रही है तू, उल्लू की पट्टी? देवा रे देवा, मैं तो इस मोटी भैंस से परेशान हो गई है। क्या कहा? अरे दम है तो जोर से बोलकर दिखाना। अरे कुछ भी तो नहीं मेम साहब, लगता है आपके कान बज रहे हैं। मेरे कान नहीं बज रहे, लेकिन हाँ, अगर तूने फिर से मेरा दिमाग खराब किया तो मैं तेरे कान के नीचे सितार बजाऊंगी। फिर गंगू जाकर उस दाल को ठीक करके लाती है और जब चंदा उसे वापस खाती है तब वो मछली की तरह तड़पने लगती है। हाय दया, हाय हाय, अरे पानी ला, आग लगे तुझे, सत्यानाश हो तेरा। मेरा मुंह, मेरा मुंह। ये लियो मेम साहब, पानी पी लो। फिर चंदा पानी पीती है। अरे गधी कही की, तुझे मैंने दाल को ठीक करने के लिए कहा था, उसमें थोड़ी सी ही मिर्ची डालने को कही थी, लेकिन तूने तो इसमें कितनी सारी मिर्ची डाल दी, जिससे मेरा नाक कान आंख हर तरफ से धुआं निकल रहा है। बाप रे, मेरा तो दिमाग ही बंद पड़ गया है। झट से एसी ऑन कर। अरे मेम साहब, आपका प्रॉब्लम क्या है मेरे को समझ में ही नहीं आता। अरे मैं जो भी बनाती है आपको वो कभी पसंद ही नहीं आता। आखिर इंसान करे तो क्या करे। पहले वाला दाल खिचड़ा तो मैंने एकदम मस्तीच बनाया था, लेकिन आपको ही वो एकदम मरीजों वाला लगा, तो मैं भी उसमें क्या कर सकती है मेम साहब। अरे चुप हो जा, कुछ भी सही से नहीं बनाया था तूने। क्या क्या सोचा था मैंने कि आज इस बरसात के मौसम में मैं अपनी पसंदीदा दाल खिचड़ी खाऊंगी, लेकिन दाल में तड़का लगाने की जगह पर तूने तो मेरे सपनों पर ही तड़का लगा दिया। निकम्मी कही की। देखो मेम साहब, मेरे को आपका ये काम बिल्कुल ही नहीं जमेगा। अरे इधर आकर मेरी खोपड़ी सटक जाती है। रोज रोज आपके नखरे कौन सहन करेगा। एक काम करो, आप कोई ओरिज काम वाली ढूंढ लो। मैं तो चली। जा जा, मैं भी देखती हूँ कि तू कैसे जाती है। अरे मैं तो तुझे तेरी तनख्वाह ही नहीं दूंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं दोगी आप मेरे को मेरी पगार? अरे एक तो तू काम सही से नहीं करती और ऊपर से 100 तेवर दिखाती है। अरे पहले आप ही चाप के तेवर देख लो, फिर मेरे को बोलो। इसलिए अब मुझे भी सब कुछ समझ आ रहा है कि आपके पास जो भी कोई काम वाली बाई आती है वो 2 महीने में ही काम छोड़कर काई को निकल जाती है। अरे आप हर काम वाली का ऐसा ही खून पीती होगी, इसलिए वो बेचारियां काम छोड़कर जाती होंगी। और सच कहूं
तो अब मेरी भी वही हालत हो गई है। तुझे छोड़ना है तो तू छोड़ दे, लेकिन इतनी बात याद रखना कि मैं तुझे तेरे पिछले महीने और इस महीने की आधी पगार बिल्कुल नहीं दूंगी। अरे ओ मेम साहब, मेरे को कम मत समझो। अगर मैं अपने चाली की सारी औरतों को यहाँ पर लेकर आ गई ना, तो वो सबके सब आपको मार मार कर आप जैसे गुब्बारे के अंदर भरी हुई सारी हवा निकाल देगी। मेरा दिमाग मत सटकाओ, इसीलिए मैं पहले ही बोल रही है। अभी तो मैं जा रही है, लेकिन जब वापस आएगी ना, तब आपको मेरी पगार देनी होगी। अरे रुक जा गंगू, गंगू, अरे रुक जा। चंदा गंगू को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गंगू नहीं रुकती और वो काम छोड़कर वहां से चली जाती है। जिसके बाद चंदा अपना सिर पकड़ लेती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर ये गंगू वापस नहीं आएगी तो मेरे लिए रोजाना खाना कौन बनाएगा? और खाने के बिना तो मैं मर ही जाऊंगी। अब आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। उर्वशी और मोनिका दोनों बहुत अच्छी सहेलियां होती है। जब जब उर्वशी मोनिका के घर जाती है, मोनिका का भाई सागर बहुत खुश होता है। अरे उर्वशी, तुम कब आई? क्या मोनिका, अगर मुझे तुम पहले बता देती तो मैं उर्वशी के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आता ना। वाह भैया वाह, अगर मैं आपको कमरे से उठकर मेरे लिए फ्रिज में से पानी लाने के लिए कह दूं तो आप मेरे साथ कितनी बहस करते हो, और अब उर्वशी के लिए इतना सब कुछ। अरे बाबा, ये तुम्हारी इतनी अच्छी सहेली है ना, इसीलिए, और कुछ नहीं। मैं सब समझ रही हूँ भैया। अच्छा ठीक है बाबा, मैं तुम दोनों के लिए कुल्फी लेकर आता हूँ। उर्वशी को वो कपिल आइसक्रीम शॉप की कुल्फी बहुत पसंद है ना? हाँ सागर, वो तो है, लेकिन उस शॉप में कुछ लेने के लिए लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। नहीं नहीं, हम घर पर ही कुछ मीठा खा लेते हैं। वैसे भी आंटी जी ने हलवा बनाया है। नहीं उर्वशी, तुम्हारी इच्छा है तो मैं जरूर पूरी करूंगा। चलो, अब मैं लेकर आता हूँ। पर सागर, अरे भैया रुक जाइए ना। तुम्हारा भैया भी ना सच में अलग ही है। अरे ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही है उर्वशी, बाकी टाइम तो भैया कुछ भी नहीं करते हैं। फिर सागर कुल्फी लेने के लिए एक लंबी लाइन में खड़ा रहता है। उर्वशी और सागर जाने अनजाने में ही सही, लेकिन एक दूसरे को चाहने लगते हैं। और एक दिन सागर अपने दिल की बात उर्वशी से कह देता है। हाँ उर्वशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ सागर, कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए जगह बन चुकी है और मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ सागर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जज्बात थे तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? पता नहीं सागर, जैसे तुम मन ही मन मुझे चाहते रहे वैसे ही मैं भी तुम्हें चाहती रही। फर्क बस इतना है कि तुम्हें आज इजहार करने की हिम्मत मिल गई और मैं तो बस अभी तक डरते हिचकिचाती थी। फिर सागर और उर्वशी अपने प्यार के बारे में घर पर बता देते हैं और ये जानकर सागर की माँ मंजू, पिता इंद्रनील और मोनिका काफी हैरान रह जाते हैं। ये तो क्या कह रहा है सागर बेटा? मुझे तो लगा ही था कि भैया उर्वशी को कुछ ज्यादा ही महत्व दे रहे हैं क्योंकि वो मेरी पक्की सहेली है। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इन दोनों में जो है वो प्यार है। अगर सागर को उर्वशी पसंद है तो उसमें हर्जी क्या है? सागर बेटा, मैं तेरे और उर्वशी के रिश्ते के लिए राजी हूँ। पर इंद्रनील जी, उर्वशी एकदम नए जमाने वाली लड़की है। फिर क्या, भले ही वो नए जमाने की लड़की है लेकिन उसमें संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं और हम तो इसे कब से देखते आ रहे हैं। मुझे तो उर्वशी सागर के लिए बहुत पसंद है। इसका मतलब अब मेरी ही सहेली मेरी भाभी बनेगी क्या? हे भगवान,
ये सब क्या हो रहा है? हाँ मोनिका, अब तो ऐसा ही होगा। और माँ, उर्वशी को आपने बस मोनिका की सहेली के रूप में ही देखा है, लेकिन वो एक अच्छी बहू, बीवी और भाभी भी बन सकती है, और इस बात का मुझे पूरा यकीन है। ठीक है बेटा, अगर तुझे इतना ही यकीन है तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। इंद्रनील जी की तरह मैं भी इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। फिर मंजू और इंद्रनील की सहमति से सागर और उर्वशी की शादी हो जाती है। लेकिन मोनिका को कहीं ना कहीं इस शादी से ऐतराज होता है। माँ, उर्वशी, आज नाश्ते में क्या बनाया है? अरे मोनिका, अब मैं तुम्हारी भाभी हूं ना, तो तुम मुझे भाभी कहकर पुकारा करो, नाम लेकर नहीं। अरे चल चल, बड़ी आई, मैं नहीं पुकारने वाली तुझे भाभी कहकर। देखो मोनिका, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। घर में कोई तुम्हें कहकर नहीं दिखाएगा, लेकिन बाहर वाला कोई तुझे अपनी भाभी को नाम से पुकारते हुए सुन लेगा तो वो तेरे बारे में कितना गलत सोचेगा। भाभी माँ समान होती है, इसीलिए उसे आदर और सम्मान देना बहुत जरूरी होता है। हे भगवान! अच्छा ठीक है मेरी प्यारी भाभी, अब तो बता दो कि नाश्ते में क्या बनाया है। आज नाश्ते में सागर के पसंदीदा छोले भटूरे बनाए हैं। तुमने आज तक मेरे हाथ के छोले भटूरे खाए नहीं है ना, तो आज खाकर देखो, खाओगी तो फैन बन जाओगी। अरे रे उर्वशी, मेरा मतलब भाभी, मुझे छोले भटूरे बिल्कुल नहीं पसंद। क्या? तो फिर अब तुझे क्या खाना है? मुझे इडली डोसा खाना है। आपने डोसे का आटा लाया था ना माँ, तो भाभी आप मुझे डोसा ही बनाकर खिला दो, बाकी मैं कुछ नहीं जानती। जल्दी से बनाओ, तब तक मैं रेडी होकर आती हूँ। क्या? अब ये भला क्या बात हुई मोनिका? मैंने पहले से ही सबके लिए नाश्ता बना दिया है, तो मैं फिर से अलग डिश क्यों बनाऊं? मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं, थोड़ा तो समझो मोनिका। नहीं भाभी, मुझे अभी कुछ भी नहीं समझना। कैसी सहेली है यार तू? क्यों? अब क्या हुआ? अभी अभी तो तुमने कहा था ना कि हम दोनों सहेली नहीं बल्कि ननंद और भाभी बन चुके हैं, और मुझे नाम से नहीं बल्कि भाभी कहकर पुकारो। तो अब मेरी प्रिय भाभी, मेरे लिए मेरी पसंद का नाश्ता बनाइए, तब तक मैं स्नान करके आती हूँ। बाय। इसकी तो ऐसी की तैसी, बहुत नालायक बन चुकी है ये तो। फिर उर्वशी को मोनिका के लिए अलग से डोसा और इडली बनाना पड़ता है, और इस वजह से उसका काम बहुत बढ़ जाता है। और अब घर में भी उर्वशी को ही मोनिका का आधे से ज्यादा काम करना पड़ता है। ऐसे ही एक रोज आ गई मोहतरमा, चलो अब जल्दी से तुम अपना कमरा साफ करो, कितना गंदा रखा हुआ है। अगर किसी ने आकर इसे देख लिया तो क्या कहेगा? अरे भाभी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? शादी के पहले जब तुम मेरे कमरे में आया करती थी, तब भी तो मेरा कमरा ऐसे ही फैला हुआ रहता था, और तब तो तुमने कुछ भी नहीं कहा, तो अब क्यों बोलने लगी हो? क्योंकि तब मैं पराई थी मोनिका, लेकिन अब ये घर मेरा है और यहाँ के लोग भी मेरे हैं, और इस घर का कोना कोना साफ रखना मेरी जिम्मेदारी बन चुकी है। इसीलिए कह रही हूँ, अब ज्यादा दिमाग मत खाओ मेरा, और कमरे को अच्छे से साफ कर दो। नहीं नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है, इसलिए मैं इसे बिल्कुल साफ नहीं करूंगी। और तुम्हें अगर इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम ही इसे साफ कर दो, मोनिका। फिर मोनिका वहां से चली जाती है, और उर्वशी को बहुत गुस्सा आता है। बेवकूफ कही की, अरे मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकर चाकर नहीं, और ये सारी ननंदें ऐसी ही होती है। और अब मेरी सहेली मोनिका भी धीरे धीरे जहरीली ननंद बनती जा रही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। फिर उर्वशी मोनिका का पूरा कमरा साफ कर देती है। फिर एक दिन, देखो ना माँ, इस फ्रॉक में मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना? हाँ बेटा, सच में इस ड्रेस में तो तू बहुत सुंदर लग रही है। आज रीयूनियन पार्टी में तो मैं कहर ढाने वाली हूँ। अरे वाह मोनिका,
तुम भी रियूनियन पार्टी के लिए तैयार हो गई? इतने सालों बाद हम हमारे स्कूल के दोस्तों को मिलने वाले हैं। कितना मजा आएगा ना। अरे बहू, ये तूने क्या पहना है? क्या पहना है मतलब? जो ड्रेस मोनिका ने पहनी है वैसा ही शॉर्ट ड्रेस मैंने भी पहना है माँ जी। अभी के अभी इसे निकाल दे और कुछ और पहन ले जो अच्छा लगे और जिसमें तेरा पूरा शरीर ढक जाए। लेकिन क्यों माँ जी? जब ऐसी ड्रेस मोनिका पहन सकती है तो मैं क्यों नहीं पहन सकती? क्योंकि मोनिका इस घर की बेटी है और तू इस घर की बहू। लेकिन बहू हो तो क्या हुआ माँ जी? मुझे आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। देख उर्वशी, तुझे मेरी बात पसंद आए या ना आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो जल्दी से जाकर ये कपड़े बदल दे, वरना उस पार्टी में जा ही मत। मोनिका बेटा, तू अकेले ही चली जा। ऐसे कैसे माँ जी? आपने कह दिया और मैंने मान लिया। मैं पार्टी में जरूर जाऊंगी और वो भी इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी। अरे भाभी, माँ का थोड़ा तो लिहाज रखिए। चुप हो जा मोनिका, शादी के बाद तू भी बहुत बदल चुकी है। अपनी सहेली की तरफ से बोलने की जगह तू मुझे भाभी समझकर मेरे साथ ननंदों वाला बर्ताव कर रही है। इस तरह उर्वशी मंजू की कोई बात नहीं मानती और वो उन्हीं कपड़ों में पार्टी में चली जाती है, जिससे मंजू का माथा गर्म हो जाता है। फिर रात में अपनी बीवी को समझा कर रख दे, मैं उसकी सास हूँ और सास के आदेश का पालन करना एक बहू का फर्ज होता है। माफ कीजिए माँ, लेकिन जो कुछ भी उर्वशी ने किया है एकदम सही किया है। अरे जब आप मोनिका को छोटे कपड़े पहनकर भेजने के लिए राजी हो तो उर्वशी ने क्या बिगाड़ा है आपका? और जमाना कहां से कहां जा चुका है। सागर एकदम सही कह रहा है। और वैसे भी मंजू, किसी व्यक्ति का चरित्र उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके स्वभाव और संस्कारों से पहचाना जाता है। इसीलिए बहू और बेटी में भेदभाव करना बंद करो। इंद्रनील के बोलने पर मंजू चुप हो जाती है। फिर एक दिन जब घर में पूजा होने वाली होती है तभी, हे भगवान, मुझ अकेले को इन सब के लिए खाना बनाना होगा। लगभग 100 से 200 पूरियां तलनी है। एक काम करती हूँ, मोनिका से कहती हूँ मदद के लिए। फिर उर्वशी मोनिका के पास चली जाती है। अरे मोनिका, वैसे भी तुम कुछ भी नहीं कर रही ना, तो प्लीज मेरी मदद ही कर दो। मदद? कैसी मदद भाभी? मुझे अकेली को ही सारा खाना बनाना है, तो तुम रसोई में आकर मेरी पूरियां तलने में मदद कर दो ना प्लीज मोनिका। ना बाबा ना, मैं नहीं करूंगी ये काम। वैसे भी मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। देखो मोनिका, झूठ मत बोलो और चलो जल्दी। ज्यादा नखरे मत करो। दिन भर तो तुम कुछ भी नहीं करती, तो तुम्हारा हाथ किस कारण से दुख रहा है? ओ हेलो, बहुत सारे काम रहते हैं मुझे और मैं कोई काम तुम्हें बताकर थोड़ी ना करती हूँ। तभी वहां पर मंजू आती है। अरे यहाँ पर क्या चल रहा है? तुम दोनों की आवाज बाहर तक आ रही है। और बहू, तू मेरी बेटी को परेशान क्यों कर रही है? पूजा का सारा भोग तुम्हें ही बनाना है, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो और ये पूजा तुम्हारे और सागर के लिए रखी गई है। इसमें किसी का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। अब जाओ, अच्छे से खाना बनाओ और याद रहे, बगैर प्याज और लहसुन के खाना बनाना है। ठीक है माँ जी। अब उर्वशी को मंजू और मोनिका पर बहुत गुस्सा आता है। ये दोनों माँ और बेटी ने तो मेरे नाक में दम करके रख दिया है। मन तो ऐसे करता है कि दोनों को अच्छे से सबक सिखाऊं। दिन भर अकेले ही सारा खाना बनाकर उर्वशी की हालत पूरी तरह खराब हो जाती है। और फिर रात में सागर उसे दवाई देता है। ये लो उर्वशी, मैंने खास तुम्हारे लिए ये हल्दी वाला दूध बनाया है। शुक्रिया सागर। तो अब तुम्हें कैसे महसूस हो रहा है? अब मैं ठीक हूँ सागर, पहले से काफी ज्यादा राहत महसूस हो रही है और तुम्हारे होने से ही मेरी आधी मुश्किलें यूं ही चली जाती है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सागर, मोनिका के कारण मैं थोड़ी उदास हूँ। क्यों, क्या हुआ है? जब से मैं उसकी भाभी बन गई हूँ तब से उसके तेवर ही बदल गए हैं। वो तो बस मुझसे ही सारे काम करवाती रहती है
और अगर मैं उसे कोई काम कह दूं तो वो मुझे 10 बहाने देती है। ऐसे कैसे चलेगा सागर? उसे भी मेरा हाथ बटाना चाहिए ना। हाँ उर्वशी, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। अब तुम ही उसे कुछ कहो, क्योंकि वो अब तुम्हारी ही सुनेगी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा कुछ भी नहीं सुनती। उल्टा वो तो मुझसे ही लड़ बैठेगी। तुम ही उसे समझाओ। आखिरकार तुम दोनों में पुरानी दोस्ती का रिश्ता है। लेकिन वो उस दोस्ती को भूल चुकी है सागर, और मेरे साथ एक ननन जैसा बर्ताव करके वो मुझे और परेशान करने लगी है। सागर और उर्वशी की ये सारी बातें इंद्रनील कमरे के बाहर से सुन लेता है। फिर अगले दिन, हाँ मोनिका, तुमने बिल्कुल सही सुना। आज से तुम भी अपनी भाभी का काम में हाथ बटाओगी। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हो? घर की बेटी से अब आप क्या चूल्हा चौका कराओगे क्या? हाँ तो उसमें गलत क्या है? जब दूसरों की बेटी से तुम्हें काम करवाना अच्छा लगता है तो खुद की बेटी 2-4 काम कर लेगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? और कल को इसे भी विदा होकर दूसरे घर में जाना है। अरे यार, अब ये क्या नई परेशानी है? अब मोनिका अपना सर पकड़ लेती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। चलो, सारा काम हो गया है। अब जल्दी से ऑफिस के लिए निकलती। अरे ओ महारानी, कहाँ चली? हमें और 2 गर्मा गर्म परोठे देकर जा। हाँ, और मेरी वो सफेद शर्ट भी इस्त्री करके रख देना। लेकिन माँ जी, देवर जी, मुझे ऑफिस जाने में काफी देर हो रही है। आधे घंटे में मीटिंग शुरू भी हो जाएगी, और अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंची तो मेरे बॉस मुझे खूब डांटेंगे। अरे गोली मारो आपकी उस मीटिंग को और जल्दी से हमें पराठे दे दो। देखिए देवर जी, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। इस घर में मैं अकेली बहू नहीं हूँ। मोनिका की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं घर और बाहर दोनों जगह पर काम करती हूँ, इसीलिए इतना सब कुछ मैं नहीं संभाल सकती। मोनिका पार्लर गई है। और हाँ, उसके बारे में कुछ भी मत बोल। वो अमीर है और अमीर लोग काम नहीं करते। उसने हमें दहेज में बहुत कुछ दिया है, लेकिन तूने क्या दिया है? हाँ, अरे कुछ दिया तो नहीं है, लेकिन हमारे अखिल भैया को खा गई है औरत। इन्हीं की वजह से भैया की मौत हुई है। अखिल की मौत के लिए आप दोनों हर वक्त मुझे क्यों कोसते रहते हो? उनकी मौत एक हादसा थी, मैंने नहीं मारा है उन्हें। अरे तुझ जैसी पनौती बीवी होगी तो पति की मौत तो होगी ही ना। बड़ी आई मेरी मोनिका बहू के बारे में बोलने वाली। कम से कम मैं अपनी मेहनत से कमाती हूँ, ना कि मेरी अमीर देवरानी की तरह अमीर बाप के पैसों पर राज करती हूँ मैं। अरे ओ 2 कौड़ी की नौकरी वाली, ज्यादा अपना मुंह मत चला। मोनिका जैसी अमीर जिंदगी पाने के लिए तू जिंदगी भर काम भी करेगी ना तो भी उतने पैसे नहीं कमा पाएगी। अपनी तुलना उससे मत कर। अब जा यहाँ से और जो कहा है वो कर। नालायक कही की। काव्या और अखिल अपनी छोटी बेटी परिधि के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से अखिल की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और फिर काव्या अपनी अमीर देवरानी मोनिका, देवर दीप और सास यामिनी के साथ ही रहती है। लेकिन वो तीनों उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आते। ऐसे ही एक दिन, चाची चाची, मुझे भूखी भूखी लगी है, कुछ बना दो ना। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे खाना नहीं दूंगी, उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा चाची, बताओ ना। तुम्हें जाकर सिंक में रखे हुए सारे बर्तन धोने होंगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें खाना दूं। लेकिन चाची, मुझे तो बर्तन धोने नहीं आते और मेरा हाथ भी नहीं पहुंचेगा वहां तक। अरे कोई बात नहीं परिधि, मैं हूं ना, मैं तुम्हें स्टूल दूंगी, फिर उस पर चढ़कर तुम अच्छे से बर्तन साफ कर देना। बहुत आसान है ये काम, तुम तो जल्दी से सीख जाओगी। चलो ठीक है चाची, चलिए। फिर मोनिका परिधि को स्टूल पर खड़ा कर दी
और वो उससे बर्तन धुलवाने लगी। फिर कुछ देर बाद परिधि स्टूल से गिरने ही वाली होती है कि तभी वहां पर काव्या आकर उसे बचा लेती है। परी, हे भगवान, मेरे बच्चे, अभी आपको चोट लग जाती बेटा। और बेटा, मैं जानती हूँ कि आपको रसोई रसोई खेलना बहुत पसंद है, लेकिन ये बर्तन धोने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ऐसे कोई करता है क्या? अरे मम्मा, वो मुझे चाची ने कहा था कि जब मैं बर्तन धोऊंगी तभी वो मुझे खाना देगी, इसीलिए मैं ये काम कर रही थी और उन्होंने ही मुझे स्टूल पर खड़ा कर दिया। क्या? परिधि की बातें सुनकर काव्या को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे यामिनी और मोनिका के पास जाती है। मेरी छोटी बच्ची से काम करवाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या मोनिका? और वो भी बस खाना देने के लिए तुम उससे काम करवा रही थी। छी, कितनी घटिया औरत हो तुम। देखिए काव्या भाभी, आप तो बस मुझसे रिश्ते में बड़ी हो, लेकिन औकात में नहीं, इसलिए आप मुझसे औकात में रहकर बात करो। मैंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। अगर तुम दोनों माँ बेटी को यहाँ पर रहना है तो घर का काम करना पड़ेगा और पैसे भी देने होंगे, वरना निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारे पास तो बस शानो शौकत है मोनिका, बस एक ही चीज की कमी है और वो दिल है। अरे तुम्हारी अपनी बेटी होती तो तुम उससे भी ये सब करवाती क्या? मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मुझे मजबूरी में यहाँ पर रहना पड़ रहा है। और आप माँ जी, आखिर आप कैसी दादी हो? अरे आपकी ये लाडली बहू अपनी पोती से काम करवा रही थी और आपने इसे कुछ भी नहीं कहा। अरे क्या कहूँ मैं इससे, इसने थोड़ी ना कुछ गलत किया है। अगर तुम दोनों को यहाँ पर रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। और परिधि अभी इतनी छोटी भी नहीं रही, 2 बर्तन धो दिए तो उसमें कौन सी बड़ी बात? घर के ही बर्तन थे, वो थोड़ी ना किसी के घर पे जाकर बर्तन मांज रही है। और नहीं तो क्या, अब तुम दोनों माँ बेटी की किस्मत में ऐसे ही गरीबों की तरह काम करना लिखा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब जाओ यहाँ से और फालतू की बातों पर बहस करने के लिए हमारे पास मत आया करो। लानत है आप लोगों पर, कितनी घटिया सोच है आप दोनों की। फिर काव्या अपने हाथों से खाना बनाकर परिधि को खिलाती है और उसे सुलाने के बाद वो खूब रोती है। फिर अगले दिन ऑफिस में भी दिन भर उसकी आंखें नम ही रहती है। तभी उसके ऑफिस का कलीग अमित वहां पर आता है। क्या हुआ काव्या, तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं अमित, मैं ठीक हूँ। अरे झूठ मत बोलो यार, तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही है। देखो कितनी नम हो चुकी है ये। अरे बाबा, बस आंखों में कचरा चला गया था और कुछ नहीं। सच में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पक्का ना काव्या? क्योंकि तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे टेंशन हो रहा है। अगर कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो। हाँ बाबा, पक्का, कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, अगर कुछ लगे तो मैं हूँ यहाँ पर, मुझसे बात कर लेना। कोई भी बात अपने दिल में दबाए मत रखना। हाँ अमित, शुक्रिया। दोनों माँ बेटे दीप और यामिनी लालच के चलते मोनिका के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं और हर बात में बस उसका ही साथ देते हैं। ऐसे ही एक दिन, मोनिका बहू, वो बाजार में एक नया साड़ी का दुकान खुला है और मुझे ना वहां से साड़ी खरीदनी है, एकदम महंगी वाली, ताकि मेरी सहेलियां जल के मर जाए। हे भगवान, ये बुढ़िया फिर से मेरा दिमाग खाने आ गई। इसीलिए मुझे पैसे चाहिए थे, दे देना बहू। माँ जी, वो मैं आपको पैसे तो दे देती, लेकिन दरअसल 2 दिन पहले ही मैंने पापा से बहुत पैसे मांगे थे। बहुत मोटी रकम थी और वो तो मैंने खर्च कर दिए, इसलिए अब मैं फिर से उनसे पैसे नहीं मांग पाऊंगी। आप एक काम कीजिए, 1 से 2 हफ्ते तक रुक जाइए, फिर उसके बाद मैं आपको पैसे पक्का दे दूँ। पर बहू, अरे माँ जी, वो दुकान तो अभी खुली है ना, थोड़ी ना 2 हफ्तों में बंद पड़ जाएगी। मैंने एक जगह पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वहां से भी मुझे मुनाफा मिलने वाला है।
वो भी एकदम मोटा वाला। फिर मैं आपको एक क्या 5-5 साड़ियाँ दिलाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा माँ जी। अरे वाह, 5 साड़ियाँ? ठीक है बहू, फिर तो कोई बात, मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे याद से दिला देना। हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल। फिर यामिनी वहां से चली जाती। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जो अपने सारे पैसे इस बुढ़िया और मेरे निठल्ले पति के ऊपर उड़ा दूं। मैं तो उन दोनों को अपनी अमीरी का लालच दिखाकर बस अपने काबू में रखना चाहती हूँ, लेकिन उन दोनों पर 1 रुपए का खर्चा भी नहीं करूंगी, बल्कि सारा खर्चा अपने उस काम पर जाने वाली जेठानी काव्या से कराऊंगी। फिर एक दिन, ये क्या है भाभी, इसमें तो पूरे 5,000 रुपए कम है, कहाँ गए बाकी के पैसे? अगर आपको और आपकी बेटी को यहाँ पर रहना है तो आपको पूरे पैसे देने होंगे। वो मोनिका, आने वाले महीने में परी का जन्मदिन है, इसीलिए मैंने 5,000 कम दिए हैं। उसे नई ड्रेस खरीदनी है ना, केक भी लाना है, और वो चाहती है कि घर पर छोटी सी पार्टी भी हो, इसीलिए मैंने वो 5,000 रुपए बचा कर रखे हैं। लेकिन वो 5,000 रुपए मैं अगले महीने जोड़कर दे दूंगी। अरे लेकिन इस महीने के पैसे अगले महीने लेकर मैं क्या उसका अचार डालूं क्या? और यहाँ पर कोई जन्मदिन वगैरह नहीं मनाएगा। और अगर आपको पता था कि चुटकी का जन्मदिन अगले महीने आने वाला है, तो 5,000 रुपए ज्यादा कमा लेती या फिर कहीं से जुगाड़ कर लेती। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी के अभी पूरे पैसे चाहिए। लेकिन मोनिका, तुम तो इतनी अमीर हो, उसके बाद भी पैसे पैसे कर रही हो। बोला ना एक बार, मैं 5,000 रुपए अगले महीने पक्का दे दूंगी। अरे थोड़ा तो रहम करो, इतनी बुरी कैसे हो सकती हो तुम? काव्या बहू, तू मोनिका से इस तरह से बात नहीं कर सकती। मेरा अखिल जाने के बाद तू मेरी नजरों में मर चुकी है, इसलिए तू और तेरी बेटी, अगर तुम दोनों यहाँ पर रहना चाहती हो तो तुझे पैसे देने होंगे, वरना भर अपना सामान और दफा हो जाए यहाँ से। आपका बेटा अगर ऊपर से देख रहा होगा तो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी माँ जी। अरे मेरा तो जाने ही दीजिए, लेकिन अपनी पोती पर तो तरस खाइए, वो आपके ही स्वर्गवासी बेटे का खून है। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे हमेशा से एक पोता चाहिए था, पोती नहीं। इसीलिए तू ही संभाल अपनी बेटी को। फिर काव्या को ना चाहते हुए भी मोनिका को वो 5,000 रुपए देने ही पड़ते हैं, जिसके बाद वो बहुत दुखी हो जाती। फिर अगले दिन ऑफिस में पता नहीं सब कुछ कैसे होगा। परी के जन्मदिन के लिए मैंने 5,000 रुपए रखे, लेकिन वो भी उस मोनिका ने ले लिए। बेचारी मेरी बच्ची, कितनी बुरी माँ हूँ मैं, अपनी बेटी का जन्मदिन तक नहीं मना पाऊंगी। तभी वहां पर अमित आता है। अरे ऐसे कैसे नहीं मना पाओगी तुम? परी का जन्मदिन है और उस दिन वो बहुत खुश होनी चाहिए। ये लो काव्या, ये 5,000 रुपए है, माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और अब इन पैसों के लिए मना मत करना, रख लो इसे। नहीं अमित, प्लीज ऐसा मत करो, मैं किसी से भी पैसे नहीं लेना चाहती, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी मैनेज, तुम फिक्र मत करो। अरे बाबा, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि तुम ये हमेशा हमेशा के लिए रख लो, उधार दे रहा हूँ, फिर तुम मुझे वापस लौटा देना, अब तो रख लो। ठीक है अमित, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमेशा ही एक अच्छे दोस्त की तरह मेरा साथ दिया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये पैसे मैं तुम्हें अगले महीने लौटा दूंगी। अरे कोई बात नहीं, अब चलो जल्दी से मुस्कुराओ। फिर काव्या बहुत खुश होती है और अब वो अगले महीने में अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसे एक सुंदर सी ड्रेस खरीद कर देती है। आप तो एकदम परी के जैसी लग रही हो बेटा, आपको किसी की नजर ना लगे। शुक्रिया मम्मा। और मम्मा, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे दोस्तों को पार्टी दोगी और हम सब खूब मस्ती करेंगे, लेकिन घर पर तो कोई पार्टी दिखाई नहीं दे रही मम्मा।
हाँ बेटा, क्योंकि घर पर बर्थडे करने से चाची ने मना कर दिया है। लेकिन आप उदास मत होना, मैंने आपके दोस्तों को एक कैफे में बुलाया है। वहीं पर होगा आपका जन्मदिन और हम सब वहाँ पर खूब मजे करेंगे। ये आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा हो और आप दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। फिर एक दिन, ये लीजिए माँ जी, पूरे 50,000 रुपए है। जितनी खरीदारी करनी है कर लीजिए, लेकिन माफ करना हो, वो पैसे देने में 2 हफ्ते से ज्यादा समय लग गया ना। अरे कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहू, सच में तुझ जैसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कैसी बातें कर रही हो आप माँ जी। अब जाइए, जाकर इन पैसों को संभाल कर रख दीजिए और कल सुबह होते ही बाजार में चली जाइए और खूब शॉपिंग कीजिए। हाँ बहू, अब तो मैं यही करूंगी। फिर यामिनी अपने कमरे में जाकर वो पैसे अपने अलमारी में रख देती है। मैंने इस बुढ़िया को तो पैसे दे दिए, लेकिन मैं इन्हें वापस भी लेकर रहूंगी। आज रात ही मैं इस बुढ़िया के कमरे में जाऊंगी और वहां से सारे पैसे चुरा लूंगी और फिर अगले दिन सारा इल्जाम काव्या पर लगाऊंगी। फिर रात होने पर मोनिका वो सारे पैसे चुरा लेती है और वो जानबूझकर काव्या के कान का झुमका यामिनी के कमरे में गिरा देती है ताकि सारा शक उस पर चला जाए। फिर अगले दिन यामिनी पैसों को गायब देखकर बहुत डर जाती है। क्या पैसे गायब हो गए? हाँ बेटा, लेकिन मैंने तो उसे अलमारी में रखा था, ना जाने रातों रात कैसे गायब हो गए। माँ जी, आपको अच्छे से याद तो है ना कि आपने वो पैसे अलमारी में ही रखे थे? हाँ बहू, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैंने वो पैसे अपने हाथों से ही रखे थे। फिर अचानक से पैसे गायब कैसे हो सकते हैं? अरे ये क्या भाभी, ये तो वही झुमके हैं ना जो आपने कल पहने थे। लेकिन ये झुमके इस कमरे में क्या कर रहे हैं, वो भी अलमारी के पास में? इसका मतलब वो पैसे आपने ही चुराए हैं क्या? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।